हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जैसे आपने बड़े ही डिटेल में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी किया था हमारे चैनल पे, बिल्कुल वैसे ही वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री। तो जो मेन ग्रुप एलिमेंट है उनकी जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री और दूसरा हो जाता है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री। तो हमारे सीएसई या नेट आईआईटी जैम और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़नी। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोरॉन। बोरॉन क्या है? बोरॉन बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि बोरॉन जो होता है वो 13 ग्रुप का मेंबर है। अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो मेटल होते हैं, जबकि बोरॉन कैसा है, नॉन मेटल है। ठीक है। दूसरी चीज़ें, बोरॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड को प्रेफर करता है, बाकी इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम मेन बोरॉन में पढ़ेंगे क्या। तो बोरॉन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ए बोरेन्स। एंड व्हाट इज द बोरेन्स? जब बोरॉन हाइड्राइड्स बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन और बोरॉन्स का कॉम्बिनेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, बोरेन्स। और बोरेन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोरेन से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आप देखोगे कि क्लोजो, नीडो, अरेक्नो एंड क्लेडो, है ना, सुपर क्लोजो, इस टाइप के बोरेन्स को आप आइडेंटिफाई करो तो बोरेन से क्वेश्चंस बनते हैं। बोरेन में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी डाइबोरेन, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर, उसके बाद डाइबोरेन्स की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कार्बोरेन्स में या हेट्रोबोरेन्स में आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्लोजो स्ट्रक्चर है, नीडो स्ट्रक्चर है, अरेक्नो है या क्लेडो है, वो सारे स्टडी करने वाले हैं। फिर आइसोलोबल एनालॉग कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं क्लोजो, नीडो, अरेक्नो में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर पढ़ेंगे स्टाइक्स नंबर। स्टाइक्स नंबर ना, जिसमें आप पढ़ते हो कि बोरेन्स के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स आ जाते हैं, उसमें बी बॉन्ड्स कितने हैं, बी एच बॉन्ड्स कितने हैं, वो निकालना यहाँ पे हम सीखेंगे। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या, कार्बोनेट कंपाउंड्स ऑफ द बोरॉन। और बोरॉन के कंपाउंड्स में कौन कौन सा हम स्टडी करने वाले हैं, बोरैक्स, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शन, बोराजीन, बोरोजीन, बोराजीन एंड जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, ठीक है, उसी नाम से जानते हैं हम। तो ये बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना सही है या नहीं, वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाने वाली हूँ। क्या सिमिलरिटीज़ होती है एक बेंजीन के साथ बोराजीन का, और कितना डिफरेंस होता है, क्यों इसे नहीं बोलना चाहिए एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बोरेन्स, तो जैसे ही मैंने पहले भी बताया था कि बोरेन जो होता है वो एक टाइप का बाइनरी कंपाउंड है बोरॉन और हाइड्रोजन का। जैसे ही बोरॉन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बोरेन्स का फॉर्मेशन करता है। ये तो सबसे पहले हम देखते हैं बोरेन के बारे में। तो सिंपल, जो बोरॉन है उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया और एक बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, इसको बोरेन बोल देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर ले थोड़ा सा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये ना 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, दिख रहा है, क्योंकि बोरॉन का कितना होता है, 3 होती है वैलेंसी और 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एज ए लुईस एसिड बिहेवियर शो करता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, लेविस एसिड। सेकेंड चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अकेले फॉर्म में ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये ट्राई करता है कि ये क्या हो जाए, डायमराइज हो जाए। और डायमराइज होके ये फॉर्म करता है डाइबोरेन। और इसकी केमिस्ट्री आज मैं पढ़ाऊंगी बहुत क्विकली, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ रखा है पहले भी, जस्ट थोड़े ही समय में हम इसको पूरा डील कर लेंगे कि कैसे कैसे होता है, बनाना बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अब बात करते हैं नया कंपाउंड बोरेन का या बोरेन हाइड्राइड्स का, वो क्या है, डाइबोरेन्स। डाइबोरेन्स की बात करें तो पहले देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। बहुत ही सिंपल सा, जो बोरेन हैलाइड है उसकी रिएक्शन करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए, रिडक्शन कराते ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और डाइबोरेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड में आप याद रखिएगा कि जो बोरेन हैलाइड है जिसमें फ्लोराइड है उसकी रिएक्शन करते हैं किसी NaH से और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये डाइबोरेन को फॉर्म करता है। अब एक चीज़ें जो आपके बुक्स में लिखा रहता है वो है क्या, लेबोरेटरीज में कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लेब में इसको फॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, बोरेन ट्राईफ्लोराइड एथेरेट। अब ये एथेरेट टर्म क्या है,
थोड़ा सा समझो इसको, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे पढ़ो ना तो चीज़ें याद नहीं रहता है। तो लैब में बल्क में जब डाइबोरिन बनाना होता है तो इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में करते क्या है, हमारे पास एक होता है आपका BF3। अब BF3 भी कैसा है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसा बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास ईथर को लाते हैं, C2H5। अब ईथर में क्या है, ईथर का जो ऑक्सीजन है उसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर इसको दे देता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इसी कॉम्प्लेक्स को, ये ईथर वाला कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एथेरेट, ये हो जाता है आपका एथेरेट, है ना, ईथर वाला है, एथाइल ईथर। तो ऐसे करके इसको बनाते हैं और इसकी रिडक्शन करा दी जाती है किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसके प्रेजेंस में जब हम इसकी रिडक्शन कराते हैं तो हमें डाइबोरिन फॉर्म हो जाता है। ठीक, के बाद अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाइबोरिन। डाइबोरिन की स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो सबसे पहले होता क्या है, प्लेन बना लो, क्योंकि प्लेनर है। नॉर्मल बोरिन कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो वैसे ही डाइबोरिन जब ये बनाता है तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर ही होगा। तो सबसे पहले एक प्लेन बना लेते हैं और इसी प्लेन में यहाँ पे कहीं एक बोरॉन है, ये दूसरा बोरॉन, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ प्लेनर में ही। इस हाइड्रोजन को आप बोलोगे टर्मिनल हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है, ये भी आपका टर्मिनल हाइड्रोजन। सेम चीज़ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, टर्मिनल। अब इसका जो एक हाइड्रोजन होता है वो कहीं आउट ऑफ द प्लेन होगा, जिसको आप ब्रिज हाइड्रोजन बोलेंगे, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सेम वैसे ही इसका जो एक हाइड्रोजन है वो बाहर रहता है, इसको भी आप ब्रिज हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बनता है किसका, डाइबोरिन का। नॉर्मली अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक जो बोरेन होता है उसमें कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120 का एंगल होता है इसमें। इसी से याद रह जाएगा आपको कि ये वाले जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो हो जाता है 120। अब ये वाले बॉन्ड एंगल 120 है, पर यहाँ पे ब्रिज फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये कम हो जाता है, ये होता है 97 डिग्री। ऐसे याद रखते जाइए, बहुत ज़्यादा इससे कुछ नहीं बनता, जस्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड लेंथ में, है ना, BH की बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करें तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होता है, और ये वाले बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड है इसलिए ये बॉन्ड जो है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो इन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाता है आपका 134, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाता है 119। तो आपको बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस समझ आ गया कि बॉन्ड लेंथ ये शॉर्टर होता है और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्गर होते हैं। अब इसकी थोड़ी बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4BH बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पर यहाँ पे जो 2 है ना, ये 4BH, ये चारों, इसको आप क्या बोलते हैं, 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल बॉन्ड। बट इन दिस केस, ये जो केस है जिसमें ब्रिज बॉन्ड बना रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में और इनके बीच में, ऐसे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा इन सेंटर्स के साथ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड्स को आप बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड को और क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि डाइबोरेन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में 2 बोरेन जो है वो आपस में कनेक्ट होगा। कनेक्ट कैसे होंगे, 2 ब्रिज बॉन्ड के थ्रू, राइट। और ये 2 ब्रिज बॉन्ड जब बनाते हैं तो इनको 2 बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। अब क्योंकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है तो थोड़ा लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो कंपेरेटिवली हमें ये भी याद रखना है कि जो ब्रिज बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है उसका लेंथ ज़्यादा होता है टर्मिनल हाइड्रोजन से, ठीक है। तो BH बॉन्ड अगर हम टर्मिनल वाला देखें तो वो शॉर्टर होगा, BH बॉन्ड अगर ब्रिज वाला देखें तो वो लॉन्गर होगा। बाकी ये सब बनाएंगे और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब बात करें इसके प्रॉपर्टी की कि इसका प्रॉपर्टी कैसे होता है, ये कैसा रिएक्शन देता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी अभी मैं आपको बताती हूँ, बाकी इसके स्ट्रक्चर बस इतना ही आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी की बात करें
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन विद द बेस, और उसमें भी दो कैटेगरीज में कि जब स्ट्रॉन्ग बेस से इसके रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वीक बेस के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डायबोरिन। डायबोरिन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो एक कलरलेस होता है, टॉक्सिक गैस होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो हाई अमाउंट में एनर्जी को ये रिलीज करता है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप देख पाएंगे कि जो डायबोरिन होता है उसको जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं, वाटर में जैसे ही आप डायबोरिन को डालते हैं तो एक एसिड फॉर्म होता है। कौन सा एसिड, बोरिक एसिड। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी में यही है कि जब डायबोरिन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं ना। बोरिक एसिड बहुत बार आप पढ़ोगे, आगे मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी कॉम्प्लेक्सेस में। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है। तो जो डायबोरिन होता है उसको जब हीट करते हैं तो हायर बोरेंस का फॉर्मेशन होता है। कितने में हीट करते हैं, 373 से लेकर के, मतलब हाई टेम्परेचर में जब आप इसको हीट करते हो तो हायर बोरेंस का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद द बेस। तो जो बेस का रिएक्शन उसको मैं अभी आपको थोड़े डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे डायबोरिन जो है वो दो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर, दो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर हम इसे वीक बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो नॉर्मल नोट कर लो कि क्या होता है जब लुईस बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। और ये कैसा प्रोडक्ट है मैं अभी थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी। साथ ही जब हम अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है। तो थोड़ा डिस्कशन मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली देखिए तो डायबोरिन होता कैसा है, डायबोरिन कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था। अब डायबोरिन की रिएक्शन जब आप किसी बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, तो बेस में दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। तो जब आप डायबोरिन के रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हो, ठीक है, हमने सबसे पहले डायबोरिन लिया और इसकी रिएक्शन करा दी किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया या फिर H नेगेटिव के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया या किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, या आप बोल सकते हैं स्मॉल वाले बेसिस के साथ कराते हैं, ये भी लिख लो यहाँ पे, स्मॉल साइज वाले जो बेसिस होते हैं उसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उस केसेस में यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो यहाँ पे क्लीवेज होगा कैसा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अनसिमेट्रिकली क्लीवेज होगा। अब ये अनसिमेट्रिकली क्लीवेज क्यों हुआ, होता ऐसा है कि ये जो हमारा अमोनिया है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये जो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा और इधर से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे सेपरेट हो जाता है। समझ आ रहा है ये चीज़ें। तो जब भी हम किसी स्मॉल साइज वाले बेसिस के साथ या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डायबोरिन की रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम पे बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज के थ्रू क्या बनाएगा, जैसे एक कंपाउंड ये बन रहा है हमारा, तो क्या है ये कंपाउंड, ये है हमारे पास ये BH और उसके साथ आ गया है अमोनिया। तो ये इस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव में लिख देते हैं, और इसके साथ में जो बचा हुआ ग्रुप है पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होता है जो कि नेगेटिव फॉर्म में होता है। ऐसे इतनी चीज़ें समझ आ गया। तो इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब आप इसका रिएक्शन करा देते हैं स्मॉल साइज बेसिस के साथ में, ठीक है। अभी अमोनिया के साथ 3-4 टाइप का रिएक्शन देता है, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। अब दूसरा देख लेते हैं, जब आप किसी वीक बेस के साथ या बल्कि बेस आप बोल सकते हो, बल्कि बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो बल्कि बेस कौन सा ले लें, एग्जाम्पल में N के साथ आप जोड़ दीजिए R3, ये भी अभी बेस ही है बट थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, बहुत स्ट्रांग नहीं है, साथ ही बल्कि टाइप का है ना। तो जब बल्कि टाइप के बेसिस से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सिमेट्रिकली क्लीवेज होगा, बिल्कुल BF3 के फॉर्म में टूटेगा ये, तो सिमेट्रिकली क्लीवेज होता है, और सिमेट्रिकली क्लीवेज होके एक एक जा करके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनता है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा कि BH3 है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उसको ये NR3 अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे करके इक्वली बिल्कुल सेम टाइप के दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें भी याद रखने वाला है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में दे देता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ
कि जब आप लुईस बेसिस के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये कैसा वाला है, वीक बेस है या आप बोल सकते हो बल्कि बेस है, लार्ज साइज वाला बेस है, लार्ज साइज वाला बेस है, तो कैसे करेगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। और जब इसको सिमेट्रिकली क्लीवेज करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो मैंने बना रखा है ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, दो मॉलिक्यूल सेम सिमेट्रिकली टूट करके प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अमोनिया के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, B2H6 की रिएक्शन कराते हैं जब आप अमोनिया के साथ, तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट कैसा बनता है, BH3 BH2 NH3 होल ट्वाइस, ये पॉजिटिव में और साथ ही BH4 नेगेटिव में, तो ऐसा प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब जब अमोनिया के साथ आप डायपुरिन की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे ना फिर से टेम्परेचर बेस्ड प्रोडक्ट हमको मिलता है। कैसे, सबसे पहले तो लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास है डाइबोरिन, इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, कैसे, लो टेम्परेचर में। जब आप लो टेम्परेचर में इसकी रिएक्शन कराओगे तो सेम प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करके ये सेम प्रोडक्ट को बनाता है, BH2 NH3 आके अटैच करेगा पॉजिटिव में, और साथ में BH4 नेगेटिव, ये बना लेता है। ठीक है, जब टेम्परेचर कैसा है, कम है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है और साथ में अमोनिया भी ज़्यादा हो, एक्सेस में ले लेते हैं जब अमोनिया को, एक्सेस में है ना, ये 1:2 ये 2 ऐसे एक्सेस में ले लेते हैं, साथ में टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, तो उस केसेस में एक नया प्रोडक्ट बनता है। टेम्परेचर हाई कर दो आप तो एक नया ही प्रोडक्ट बनता है, जो क्या है, B3H3N3 B3N3H6 B3N3H6, इसको क्या बोलते हैं, बोराजीन। आ गया आपको बोराजीन, और बोराजीन को और क्या कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, इनऑर्गेनिक बेंजीन। लेकिन मैं आगे आप वीडियो में देखिएगा, मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि इसको ना इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना सही नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो बेंजीन के जैसा नहीं होता। तो जितने जगह लिखा है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन हम इसको कह सकते हैं, जितना इसके बारे में एविडेंसेस है उससे ज़्यादा हम इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं कह सकते। ये आप रिएक्शन में देखोगे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना इसको बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, और एक और रिएक्शन अगर मैं बताऊं कि और क्या बना सकता है ये, तो आप देखेंगे कि जो डाइबोरिन है उसकी रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हाई टेम्परेचर में एक नया ही कंपाउंड और ये बनाता है, जिसको आप बोलते हैं BN(X), जिसको आप बोलते हो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ये हो गया डाइबोरिन। डाइबोरिन का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 10 मिनट में समझ आ गया कि क्या होता है, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, और उसके बाद हमने पढ़ लिया उसकी प्रॉपर्टी। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको टाइप्स ऑफ द बोरेन्स, और टाइप्स ऑफ बोरेन्स में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच बोरेन इज द सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, साथ ही आपको हाइपो कौन होता है, क्लैडो कौन होता है, वो सारा डिटेल अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बोरेन्स के अगर हम टाइप में चले तो बोरेन्स जो होते हैं वो 5 टाइप का होगा मेनली। सबसे पहला आ जाता है क्लोजोबोरेन, सेकंड नीडोबोरेन, थर्ड है रैक्नोबोरेन, हाइपोबोरेन एंड क्लैडोबोरेन। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में ना आपको ऐसे कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और बड़े से हेट्रोबोरेन्स वाले कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे, उसके बाद आपको बोला जाता है आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से टाइप का बोरेन्स है। तो वही आइडेंटिफिकेशन मैं आज सिखाने वाली हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोरेन्स के क्लासिफिकेशंस को, टाइप्स को देखना। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़े और पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें क्लोजो को हमने 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया है, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो। ऐसा भी क्वेश्चन में आता है क्योंकि ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ना इजी करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हाइपर क्लोजो होता है उसका मतलब है BNHN, ऐसे याद रखो, ऐसा बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन अगर आप ऐसे टर्म में इसको याद करते हैं। उसके बाद क्या होगा, BN होगा, HN2 नेगेटिव, मतलब 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, दोनों के नंबर को बैलेंस कर देना, 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको 2 नेगेटिव के फॉर्म में रख देना, फॉर्मूला में सीधे से पता चलाएगा। इसी टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको आप बोलोगे क्लोजो बोरेन्स है। उसके बाद कंटिन्यू करते जाते हैं, BNHN4 नेगेटिव, BNHN6 नेगेटिव, BNHN8 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा BNHN
HN10 नेगेटिव। तो हो गया बहुत इजी। ऐसा हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन बनता है सारा सॉल्व करके, अभी तरीका भी बताओगी कैसे सॉल्व करते हैं। सारा सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा टाइप का बनता है क्वेश्चन में, तो वो किसका फॉर्म है, क्लैडो का है। कुछ ऐसा बनेगा तो वो हाइपो का फॉर्म है। अब ये सुपर क्लोजो क्या है, सुपर क्लोजो में अपोजिट कर दीजिए BnHn2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोरॉन से कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोरॉन से कम होगा उस केसेस में आप बोलोगे क्या, सुपर क्लोजो का एग्जाम्पल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको निकालने से पहले, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बताती हूँ आपको। स्ट्रक्चर बताते हैं कि ये कैसा होता है, एक्चुअली ये बोरेन्स कैसे अरेंज होते हैं, इसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होएगा। तो फर्स्ट हम बेसिक वाला ले लेते हैं, क्लोजो। अगर मैं बात करूँ क्लोजो फॉर्म, तो क्लोजो फॉर्म जो है वो ऑक्टाहाइड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। बेसिक फार्मूला की बात करें तो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया है, BnHn होगा बेसिक फार्मूला में, 2 नेगेटिव ऐसा वाला कुछ फार्मूला होगा। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे B6 ले लिया है तो H6 होगा 2 नेगेटिव। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसा बना सकते हो, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि ऑक्टाहाइड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो पहले एक ऑक्टाहाइड्रल बना लेते हैं। ऑक्टाहाइड्रल के सभी कॉर्नर्स पे बोरॉन को रख दीजिए। बोरॉन क्या, BH यूनिट को रखते हैं एक्चुअली, BH 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 और ये BH। ठीक है, फिर ऑक्टाहाइड्रल में एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन भी होते हैं, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं कुछ ऐसा। यहाँ भी एक BH यूनिट को रख दो और सेम चीज़ें आप यहाँ भी एक BH यूनिट को रख दीजिए। तो जो हमारा बना है स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोजो बोरेन। इन्हें नोट्स बनाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको BSc में भी ये सिलेबस है तो नोट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, क्लोजो बोरेन्स का। अब नीडो की बात करें तो नीडो बोरेन में होगा क्या, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, है ना, जैसे कि आपने फॉर्मूला में पढ़ रखा था। तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है BnHn4 नेगेटिव, यहाँ पे आपका B6 है। चलो और कोई एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे B अगर 5 है तो H जो हो ना 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 9 होगा, ऐसे याद रखिए। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मैंने जैसे पहले बता दिया था आपको। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, B5 ले रखा है तो पहले तो हमने नॉर्मल स्क्वायर प्लानर बना देनी है, B यूनिट और यहाँ पे B यूनिट सेम रहेगा, H रहेगा कनेक्टेड, H रहेगा, अभी एक्स्ट्रा H बस ला के हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इसमें क्या होता है, 1 कॉर्नर का बोरान मिक्स हो मतलब लॉस हो जाता है। ठीक है, जब आप क्लोजो से नीडो वाले स्ट्रक्चर पर जाते हो तो 1 बोरॉन जो है उस यूनिट को ख़त्म कर दो, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। तो एक यूनिट को तो मैंने रख रखा है अभी भी बोरॉन के फॉर्म में ही, दूसरा जो नीचे वाला यूनिट है उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, तो बैलेंस करते जाइएगा। हमें B5 हो गया, B5। अब इसके साथ में एक तो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा ऐसे, दूसरा भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा ऐसे, तो टोटल हमें 9 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे 5 6 7 8 और ये 9। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका किसका, नीडोबोरेन्स का। क्लैडोबोरेन्स की बात कर लेते हैं, सॉरी अरेक्नोबोरेन्स की बात करते हैं। तो इसकी बात करने पे होगा क्या, इसमें इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होगा, B5 है तो H11 हो जाएगा, है ना। जनरल फॉर्मूला होता है इसका BnHn6 नेगेटिव, यही पढ़ रखा था हमने अरेक्नो में, तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, अभी भी वही स्ट्रक्चर करनी है हमको। इधर B हो गया, इधर B और यहाँ पे B। तो ऐसा तो हमने ये बना लेना है, इधर H इधर H H H सेम रहेगा, यहाँ पे B वाला यूनिट रहेगा एक तो B रहेगा ही यहाँ पे ऐसे। बाकी एक साइड्स पे जैसे थोड़ी देर पहले किया था, हाइड्रोजन को ब्रिज कर करके बना लेते हैं हाइड्रोजन। तो 9 हाइड्रोजन तो आ गए यहाँ पे, जो पहले से है उसको भी रख लो, 9 हाइड्रोजन तो पहले ही है। इसके अलावा एक्चुअली होता क्या है, इधर तो ब्रिज होता है और यहाँ पे ना ओपन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ओपन हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और हाइड्रोजन अटैच होगा, ओपन कर लो। तो कुछ ऐसा यूनिट इसमें बन जाता है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसा होता है, कैसे हम देखते हैं बोरेन्स को, एंड उसके टाइप्स भी आपको समझ आ गया। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिकी वे में समझा दूंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा
हेट्रोबोरेंस, या कौन सा टाइप का जो बोरेंस है वो उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। अब ये हेट्रोबोरेंस क्या होते हैं, अगर बोरॉन को चेंज करके आप कोई नया यूनिट ला देते हो, बोरॉन को चेंज करके कोई नया यूनिट ला देते हो तो उसी को आप क्या बोलते हो, हेट्रोबोरेंस बोलते हो। मैं अभी थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कार्बोरेंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये किस टाइप का कार्बोरेन है करके, या कार्बोरेंस क्या होता है। तो कार्बोरेंस में आप क्या बोलोगे, कार्बोरेंस द मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ द बोरेंस विद द कार्बन। कार्बन और बोरेंस को मिक्स कर दो तो एक नया जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप कार्बोरेन बोल देते हो। अगर मैं बात करूँ ना कार्बोरेन, इसी में बना सकते हैं हम कार्बोरेन। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, 2 कार्बन रख दो और B4H4 रख दें, ऐसे 2 कार्बन रख के B4H4 रख दें तो ये बन जाएगा क्लोजो टाइप का कार्बोरेन। मतलब वो करेगा क्या, ये BH यूनिट को हटाएगा, यहाँ पे ऐसे कार्बन लगा देगा। समझ पा रहे हैं आप, ये कार्बोरेन का एग्जाम्पल है। ये BH यूनिट को हटाएगा, यहाँ पे कार्बन लगाएगा। अब ये पूरा BH यूनिट को हटा के कार्बन कैसे लगाते हैं मैं अभी सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ आए, ये है आपका कार्बोरेन। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन करना कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसे हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले हमें इसे बैलेंस कर लेनी है, ठीक है। इस फॉर्म में ले आएंगे, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो आपको कुछ B4H10 दे रखा है तो आप कुछ नहीं करो, इसको B4 लिया, H को भी 4 ले लो, तो 10 में 4 गया, कितना हुआ 6 माइनस 6 एक्स्ट्रा है इसमें। तो ये कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, BnHn 6 नेगेटिव। कौन सा फॉर्म बन रहा है, अरेक्नो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्लियर हो गया ये चीज़ें। इसकी बात कर ले तो यहाँ पे भी आप वही करना, B11H11 और इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो B11H11 यहाँ पे से कितना बच रहा है 3, तो 3 नेगेटिव करेंगे पर एक पॉजिटिव भी है, उसका मतलब 2 नेगेटिव। तो ये कौन सा वाला फॉर्म है, क्लोजो बोरेंस। हो गया इजी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब आता है कार्बोरेन की बात। तो कार्बोरेंस में हम कैसे करें, या कोई चेंज करके देता है हेट्रोबोरेंस तो उसको हम कैसे करते हैं। तो बात करें अगर कार्बोरेंस की, तो सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोरेन है उसमें जो कार्बन हेट्रो एटम है उसको सबसे पहले चेंज करना होगा हमको बोरेन फॉर्म में, ठीक है। अभी चेंज कैसे करते हैं, तो आप देखो यहाँ से हमें पता है कि बोरान जो होता है वो 13th फैमिली का है, 14th 15th 16th एंड 17th। 13th ग्रुप में आपका आ जाता है बोरॉन एल्यूमिनियम थैलियम, साथ ही इसमें आ जाते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम लेड। फिर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ टेपो, ऐसे याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करूँ मैं इसकी ना, तो देखो ये 13th फैमिली वाला है। 13th फैमिली में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14th फैमिली वाले जो मेंबर होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 15th फैमिली वाले जो मेंबर है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, और इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी चीज़ें पता है हमें। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो हेट्रो एटम्स दे रखा है, हेट्रो बोरेन्स में हमारे पास हेट्रो एटम दे रखा है, उसको मैं बोरेन फॉर्म में चेंज करूँगी। कैसे करते हैं, बहुत ईजी सा वे है। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इस लाइन में कोई भी मेंबर अगर आपको दे रखा है तो उसके पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या करनी है, इसको बोरेन्स में कन्वर्ट करने के लिए एक तो 3 एटम 3 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज लिख दिया, बोरेन में कन्वर्ट करना है मतलब बोरॉन को लिख दिया। अब बोरेन में बोरॉन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को डाल देंगे इसमें। कुछ भी नहीं करना है, सीधे याद रखिए 13th ग्रुप है उसमें होता है बोरॉन। अगर हमारे पास हेट्रोबोरेन्स में 15th ग्रुप वाला कोई मेंबर दे रखा है, 14th ग्रुप वाला कोई मेंबर दे रखा है, तो 14th ग्रुप वाले मेंबर के लिए हम लिखेंगे BH। 15th ग्रुप वाले मेंबर के लिए हम लिखेंगे BH2, 2 हाइड्रोजन डाल देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। B के पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हो गया 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऐसे हम रिप्लेस कर देंगे, है ना। वैसे ही 16th ग्रुप का अगर कोई मेंबर दे रखा है उसने क्वेश्चन में हेट्रोबोरेन्स में, तो आप लिख दोगे BH3, ऐसे करके रिप्लेस करते जाएंगे। चीज़ें समझ आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, कार्बन, और कार्बन को कैसे रिप्लेस कर रहा है, BH के फॉर्म में। तो सबसे पहले कार्बन को रिप्लेस करेंगे BH के फॉर्म में, तो BH हो जाएगा होल ट्वाइस, ये B9 वैसी की वैसी, 12 वैसा ही रहेगा और पॉजिटिव। अब टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जा रहा है B10, है ना, B10 नहीं सॉरी B11 हो रहा है।
तो यहाँ पे जा रहे B11, ये 9 है और ये 2 बोरॉन, तो ये B11। हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं हमारे पास, 2 यहाँ से और ये 12 यहाँ से, 14 और ये प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, B11 H11 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से 3 बच रहा था, पॉजिटिव में है, 2 नेगेटिव। ये कौन सा फॉर्म है, क्लोजो। समझ आया अभी। तो जितने भी हेट्रोबोरिन, इसको क्या बोलोगे आप, कार्बोरिन। तो जितने भी टाइप के कार्बोरिन है उसको पहले हम बोरिन में चेंज करेंगे और बोरिन में चेंज करके उसका आंसर निकाल देंगे और ऐसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। हो जा रहा है ना इजी सभी। इसके बाद इसकी बात कर लें तो बिल्कुल इसी के जैसा इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप मुझे करके बताओगे कि ये कौन से टाइप का बोरिन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए आंसर, जिससे मुझे भी फील आए ना कि आप पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रहा है। तो इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं एक और। तो यहाँ पे फिर सेम चीज़ें करेंगे हम, BH करेंगे होल ट्वाइस, B7 और H है हमारे पास 13। आगे अगर देखें तो यहाँ पे बोरॉन हो जा रहा है 9, हाइड्रोजन हो रहा है टोटल कितना, बोरॉन 9 हो जा रहा है और हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है यहाँ से 15 हो जा रहा है। तो कितना हो गया ये, B9 H9 4 नेगेटिव। तो ये कौन सा वाला टॉपिक है, कौन सा वाला फॉर्म है, नीडो फॉर्म। नीडो फॉर्म है ये, आ गया आंसर नीडो। अब एक आता है ये वाला, इसको कैसे करें। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ये कौन से फैमिली का मेंबर है, 14th फैमिली का, दिख रहा है ना आपको, कार्बन फैमिली का मेंबर है। तो कार्बन फैमिली का मेंबर है, मतलब इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, BH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो और बहुत ईजी था। ये BH5 2 नेगेटिव, तो आपको समझ आ रहा है ये B5 है, H5 है 2 नेगेटिव। तो कौन सा फॉर्म है ये, क्लोजो फॉर्म। तो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी सा हो जाता है क्वेश्चन, राइट। अब एक है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन का 2-3 और कराऊंगी मैं अभी आपको। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं CSIR नेट गेट में, कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कनेक्टेड जो बोरेन्स है वो क्या होगा, ठीक है। इसको ये कौन से टाइप का बोरेन्स है बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमको निकालना होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सेम मेथड से, कि जो निकल होता है उसका न्यूट्रल कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस में, 10 इलेक्ट्रॉन। निकल के वैलेंस में होता है 10 इलेक्ट्रॉन। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहाँ पे 2 है तो कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे कितना आ जा रहा है बच्चा, 14th इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, ठीक है। तो जो 14th इलेक्ट्रॉन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये याद रखना आप। कोऑर्डिनेशन में ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेनी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंसिडर करनी है, 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंसिडर करनी है, और वैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 14th आ रहा है तो 14th को इक्विवेलेंट हमें मान के चलना है 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब बस बाकी तो आपको बन जाएगा। तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो मतलब इसे हम क्या ले सकते हैं, BH टाइप का ले सकते हैं, पूरे को हम BH मान सकते हैं। समझ आ गई चीज़ें। तो ये तो हो गया BH वाला फॉर्म। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का कितना हो रहा है, तो फॉस्फोरस कहाँ से बिलोंग करता है, 15th है ना, 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम क्या लिखते हैं, BH2 लिखते हैं, BH2। और आगे क्या है हमारे पास, B10 है और H11 है। अब टोटल कर दीजिए कितना बोरॉन आ रहा है। तो टोटल आप देखोगे तो हमारे पास बोरॉन आ रहा है कितना, 1 2 और इधर से 12, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ से 3, इधर से 11, 11 and 3 14। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, 12 H12 2 नेगेटिव, द क्लोजो। ये कौन सा है, क्लोजो। आ गया समझ। तो आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो आपके ब्रेन में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कि अगर हमारे पास हेट्रो बोरेन्स टाइप का है तो उसको पहले बोरेन में कन्वर्ट करनी है। बोरेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीधे से समझ आ गया कि यार कार्बन फैमिली वाले मेंबर हो तो हमें BH लिख देनी है, ऑक्सीजन फैमिली वाला मेंबर है तो हमें BH2 लिख देना है, BH3 लिख देनी है, और नाइट्रोजन फैमिली वाला मेंबर है तो BH2 लिख देना है। वैसे लिखेंगे, टोटल करेंगे, हमें सीधा सीधा से बोरेन्स जो है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आता है बच्चा, तो भी हमें कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करनी है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हमको उसको इक्विवेलेंट ले लेनी है, ये सब 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके हमें आंसर कर देना है।
कुछ ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, उसमें हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कि ये कौन से टाइप का बोरेन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें सीपी वाले की। तो ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन कुछ ऐसा होता है बच्चा, साइक्लोपेंटाडाइन कुछ ऐसा होता है, या फिर कभी कभी वो ऐसे रिंग में बना के ऐसे करके दे देता है किसी एटम्स को, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा ना तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करते हैं मेनली। ऐसे तो देता है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स भी है और 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है, पर ज़्यादातर ये 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसा हम इसको कंसिडर करते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ से मिल जाएगा कितना इसको। अच्छा, इसको पहले ना सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे सीपी यूनिट है और एक कोबाल्ट यूनिट है, होल ट्वाइस कर लो। B4 और H6 दोनों को 2 दे रखा है ना, इसलिए एक साथ मैंने ट्वाइस कर लिया। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, इस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। तो सीपी का कितना इलेक्ट्रॉन मैंने बताया? 5 इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, साइक्लोपेंटाडाइन है, 5 साइड से डोनेट कर सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसका लिख दिया सीपी का। कोबाल्ट के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? न्यूट्रल फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो कोबाल्ट का न्यूट्रल फॉर्म में 9 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा कोऑर्डिनेशन पढ़े हो तो आपको समझ आ जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये होल। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रहा है? ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब मैंने क्या बोला था आपको? 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ऐसे कंसिडर करना है कैसा? 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम क्या लिख देते हैं? इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? BH से। ठीक है, तो बस हो गया काम हमारा। यहाँ पे आ जाएगा BH होल ट्वाइस में, इधर आगे है हमारे पास B4 H6। आगे तो कुछ करना नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको समझ आ रहा है चीज़ें। आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको भी अगर हम करें H5 तो टोटल बच कितना रहा है हमारे पास? इधर से 2 और 8 है ना, तो उस केसेस में हमारे पास बच रहा है, एक मिनट, हाँ 6 है और ये 4, ये 6 हो जा रहा है, ये भी 6 हो जा रहा है और 2 हमारे पास बच रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म है? क्लोजो आंसर। चीज़ें समझ आ गया? अब आपको अगर ये चीज़ लग रहा होगा कि मैम आपको इलेक्ट्रॉन कैसे पता चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन से ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं और आपको ये भी पता होता है नॉर्मली कि जब डी ऑर्बिटल्स में आप जाते हो ना, तो 1 बाय 1 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो वो लाइन से हमें पता होता है बेटा कि D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 सिस्टम, D4 सिस्टम। तो उसके बेसिस पे हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है कि कोबाल्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 9 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये D7 सिस्टम है, एक्चुअली D7 सिस्टम है कोबाल्ट, और S में भी 2 होता है ना, तो टोटल लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर किया है। CP साइक्लोपेंटाडाइन है, ऐसा क्वेश्चन में आता है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें भी फ्रेगमेंट्स पहले निकाल लेते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, उसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर हम देखें तो ये क्या हो जा रहा है? आयरन। आयरन का हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ से दे रहा है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 6 कितना हो जा रहा है? 8 और 6 हो जा रहा है फिर से 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है तो BH से इसको हम चेंज कर सकते हैं। आगे मैंने कुछ दे नहीं रखा है, ऐसे ही कुछ ले लेते हैं। B4 H6 होगा सपोज, तो सेम चीज़ें आ जाएगा आगे, B4 हो जाएगा H6। तो हमें समझ आ रहा है कि कैसे हो जाएगा ये, पूरे यूनिट को 2 करके आंसर आ जाता है B6H8, तो ये 2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका क्लोजो। ये भी क्या है? क्लोजो फॉर्म है। चीज़ें समझ आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, जिससे और चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। उससे पहले ना एक नोट कर लो आप कि हमारे लिए जो कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट्स हैं उसको आप मेन ग्रुप में कैसे करोगे कन्वर्ट। तो कुछ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल 18 इलेक्ट्रॉन हमें काउंट हो रहा है ना, तो उसको आप 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना, और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बोरॉन एक लिया तो 5 हाइड्रोजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन अगर काउंट हो रहा है बेटा तो इसको आप 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे कंसिडर करना, और उस केसेस में बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन, तो इधर से आपको 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन जैसा कंसिडर करके B के साथ में BH3 ले लेंगे, जैसे ऑक्सीजन फैमिली का लिया था हमने BH3 वैसा ले लेंगे। 15th इलेक्ट्रॉन है तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली का लिया था हमने वैसा 5 इलेक्ट्रॉन लेके कंसिडर करके BH2 का कॉम्बिनेशन बना देंगे, और 14 इलेक्ट्रॉन के केसेस में हम बना लेंगे क्या? 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे BH का कॉम्बिनेशन बना के हम इसको ऐसे रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लें तो इसमें देखना आप कि ये 4 है, ये भी 4 है,
तो ऐसे 4 4 है। तो सबसे पहले तो हम इस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, Cp है निकल के साथ और पूरा 4 में है, B4 और H4। ऐसा है हमारे पास क्वेश्चन। फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है और निकल ना 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। D8 सिस्टम है ना इसका, तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। उस केसेस में हमारे पास ये बन जाएगा ऐसा और 4, तो ये टोटल 15 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज हो रहा है। 15 इलेक्ट्रॉन वाला को किससे रिप्लेस करते हैं, BH2 से। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्लेस करते हो BH2 से, तो सीधा लिख दो कि भाई ये तो BH2 का केस है, होल 4 B4 और H4, राइट। यहाँ पे टोटल कितने हो जा रहे हैं, 8, बोरॉन हो जा रहा है 8, और यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है, ये 8 और ये 4, 12 हो जा रहा है, हाइड्रोजन 12। तो B8 हो जा रहे हैं, हाइड्रोजन 8, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो कौन सा फॉर्म है ये, नीडो फॉर्म। ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े से जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसको भी आप बता सकते हैं कि किस टाइप का बोरिन है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, कंपाउंड ऑफ द बोरॉन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बोराजीन। अब बोराजीन क्या है, बोराजीन को अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूँ तो ये एक 6 मेंबर्ड प्लानर रिंग है। 6 मेंबर प्लानर रिंग है जिसमें अल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर को अगर देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखता है बेंजीन के जैसा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बेंजीन के जैसा ही होता है, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। पर जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बेंजीन से। साथ ही इसके स्ट्रक्चर मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचने लगेंगे कि इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना चाहिए या नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द बोराजीन। तो बोराजीन एक्चुअल में उसका जनरल फॉर्मूला होता है B3N3H6। यहाँ पे B3N3H6 है, तो बिल्कुल बेंजीन के जैसा ही यहाँ 6 मेंबर रिंग होगा। रिंग प्लानर होता है, हेक्सागोनल होगा। साथ ही अल्टरनेट बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम जो है वो अटैच्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे बेंजीन होता है ना, बेंजीन कुछ ऐसा होगा, बेंजीन बिल्कुल वैसे ही बोराजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख पाएंगे इसी के जैसा ही होगा। यहाँ पे बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, ऐसे ऑल्टरनेट ये 6 मेंबर रिंग में अरेंज होते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि बोरॉन ये जो उसके साथ ही 6 हाइड्रोजन इसके पास अटैच होगा। जैसे ही बॉन्डिंग हुई स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जैसे बेंजीन है वैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसके स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ ही नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना रखा है, तो नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और ऐसे बोलते हैं कि ये जो लोन पेयर है ना वो इसको डोनेट कर देता है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स क्रिएट होता है, इसलिए ये लगभग बेंजीन के जैसे दिखने लगता है। ठीक है, ये बेंजीन के जैसे दिखता है। मतलब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलेगा। इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन हम अभी इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की, और क्या रीज़न है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन जैसा बिल्कुल भी शो नहीं करता। इनफैक्ट मैं अगर मैं बोलूँ ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी ये शो नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बोराजीन के प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए 2 मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो जो डाइबोरिन है, डाइबोरिन, इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया के साथ। पहले भी बताया था इस रिएक्शंस को मैंने। तो जैसे ही आप डाइबोरिन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो यहाँ पे कैसे होता है, एक्चुअली ये डाइबोरिन है, हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन बना लीजिए डाइबोरिन्स में। ऐसे होता क्या है, अमोनिया जैसे इसके पास आता है ना, अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो ये अमोनिया आया इसके पास में अपना लोन पेयर्स लेके, अमोनिया का मॉलिक्यूल्स आता है यहाँ पे अपना लोन पेयर्स को डोनेट करता है। जैसे ये लोन पेयर डोनेट करता है, बॉन्ड कुछ यहाँ से ब्रेक होगा, जिसको आप बोलते हो हेट्रोलाइटिक टाइप का बॉन्ड फिजन, और हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड फिजन होकर के यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, BH2NH3 होल ट्वाइस। ये पूरे पॉजिटिव में टूट जाएंगे। साथ ही
BH4 नेगेटिव में टूट जाता है। तो ऐसा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बस यही कंपाउंड को, यहाँ पे जो बना हुआ कंपाउंड है, इसको जब आप गर्म कर देते हैं तो गर्म करने से हमारे पास बन जाता है H3B3N3H3, जो क्या है, बोराजीन है ना। सिंपली इसको क्या लिख सकते हो आप, B3N3H6 बोराजीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेथड है वो लेस इफिशिएंट मेथड है, इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हीट देते हैं ना वो अनकंट्रोल्ड होता है। कंट्रोलेबल हीट हम यहाँ पे नहीं दे सकते और अनकंट्रोल्ड होता है, इससे यहाँ पे बहुत सारे प्रोलाइटिक टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। मतलब बहुत अनकंट्रोलेबल बॉन्ड फ्यूजन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो सेकेंड मेथड कौन सा है? सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड में हम यूज़ करते हैं, नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छा सा नोट्स बन जाएगा आपका। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है BCl3 से। अब यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसा है, तो जो BCl3 है वो लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, अमोनियम क्लोराइड बेस के जैसा, बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, डोनेट करके ये कुछ ब्रेक करेगा। तो जैसे ही इनके रिएक्शन कराते हैं आप, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट बनता है आपका H3Cl3B3N3H3, ऐसे प्रोडक्ट्स बनता है। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लो सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते हैं, एक कंट्रोल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, उस केसेस में यहाँ पे फिर हमारे पास बन जाता है Cl3 बाहर चला जाएगा, उसकी जगह H3 आ जाएगा, B3N3H3, बोराजीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहीं पे एक और भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, वो भी आप लिख लो क्योंकि पेपर में आता है ऐसा। जब आप इस प्रोडक्ट की रिएक्शन करा देते हैं इससे ऑर्गेनोलिथियम से, ठीक है, तो जब ऑर्गेनोलिथियम से इसकी रिएक्शन कराते हो आप, उस केसेस में यहाँ पे R सब्सटीट्यूटेड, एल्किल सब्सटीट्यूटेड बोराजीन का फॉर्मेशन होगा, R3B3N3H3, इसका फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एल्किल सब्सटीट्यूटेड बोराजीन, एल्किल सब्सटीट्यूटेड बोराजीन। तो ये तो हो गई बात प्रिपरेशन की, साथ ही इस मेथड को कैसे प्रिपेयर करते हैं करके भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लो। फिर एक और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड की जगह पे ना हम इसी की सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल RNH3Cl ले लो। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं BCl3 से, तो उस केसेस में स्टार्टिंग से ही हमारे पास बन जाता है क्या, R3N3B3H3, ऐसे बन जाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है। पहले से R सब्सटीट्यूटेड है, फर्दर इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, Cl3 हो गया यहाँ पे, Cl3, फिर इसकी रिडक्शन करा दी जाती है। तो रिडक्शन के बाद हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट RLi के बाद, तो ऑल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा R3B3N3 और R3, इसको आप बोलोगे बोराजीन का ऑल एल्किल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये कैसे बनता है करके भी आता है। तो ये प्रिपरेशन समझ आ गया हमको, क्या बताया मैंने। सबसे पहले ऐसे सिंपल लैंग्वेज में याद करते हैं कि बोराजीन क्या होता है, बोरॉन और नाइट्रोजन का अल्टरनेट बना हुआ 6 मेंबर्ड रिंग वाला एक प्रोडक्ट होगा। ये जो बोराजीन होता है उसके प्रिपरेशन के लिए हम दो मेथड को यूज़ करते हैं। एक होता है लेस एफिशिएंट मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, डाइबोरिन की रिएक्शन कराई थी अमोनिया से, और डाइबोरिन की रिएक्शन अमोनिया से कराते ही हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हिट करने से बोराजीन हमको मिल जाता है। ज़्यादा यूज़ करने वाला जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं BCl3 से। जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन BCl3 से कराई जाती है, उस समय ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, जिसका फर्दर रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन कराने से हमें बोराजीन मिल जाता है। साथ ही जब इसकी किसी लिथियम एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि कैसे हम बोराजीन के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे ना ये जो एल्किल ग्रुप है वो किससे अटैच हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पे इसको आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको बोरॉन सब्स्टिट्यूटेड, बोरॉन से जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके एल्किल ग्रुप को अटैच कराएंगे।
अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बोलने वाली थी कि मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करूँगी इस वीडियो में वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द बोराजीन। और जैसे ही आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे इसकी प्रॉपर्टी अपने आप समझ आ जाएगा। तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। इनके स्ट्रक्चर्स में देखें तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होगा। ऐसे सबके साथ ही हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। जनरल फॉर्मूले से समझ आता है हाइड्रोजन 6 है तो हमने हाइड्रोजन भी कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास है लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दैट इज़ द रीज़न कि ये जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देते हैं, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो बुक्स में लिखा होता है। कैसा स्ट्रक्चर, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बिल्कुल रॉन्ग है, जो उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेंगे। वो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमको, इस स्ट्रक्चर से एक चीज़ पता चलता है कि जब ऐसे बॉन्डिंग हो जा रही है तो जो नाइट्रोजन है वो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, जबकि जो बोरॉन है उसको तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना इसने ऐसे, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो अब हमारा जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिच, ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है जैसे बुक में स्ट्रक्चर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पर आप खुद से पढ़िएगा, इसमें ना बहुत डिटेल में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके अगर मैं बॉन्डिंग को देखूँ तो इसमें बॉन्डिंग जो होता है BH बॉन्ड वो 2 टाइप से आपको दिख रहा होगा। इसकी बॉन्डिंग में फोकस करें तो यहाँ पे 2 टाइप की बॉन्डिंग आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो बॉन्डिंग है वो है क्या, नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में पोलर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको। और ये पोलर सिग्मा बॉन्ड्स कुछ ऐसा है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की विथड्रॉइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर आप इंडक्टिव फैक्ट पढ़े हैं तो हमें इतना चीज़ें समझ आता है, बेसिक समझो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें, कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है बोरॉन से। तो जो मेन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड, जो मेन बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, उसका नेचर कैसा है, पोलर सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और साथ ही ये थोड़ा सा इसके साइड है। इस बेसिस पे हमें एक चीज़ समझ आया कि नाइट्रोजन जो है उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पर सेकेंड चीज़ में हमने एक चीज़ देखेंगे कि अभी ऐसा तो हो गया, उसके बाद ना इनके बीच एक और बॉन्ड फॉर्म होता है जो किनके बीच में होता है, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये जो एम्प्टी वाले p ऑर्बिटल्स है उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और p पाई इसको क्यों फिल्ड कर दिया, ये तो वेकेंट है ना, ये खाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये जो फील्ड वाले p ऑर्बिटल्स है 2p पाई ऑर्बिटल, ये भी 2p पाई ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे p पाई बैक बॉन्डिंग भी होगा। तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया। अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से दोनों में किसकी एक्सटेंट ज़्यादा अच्छी है, दोनों में कौन सी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है? ऑब्वियस ये वाली बॉन्डिंग, सिग्मा पोलर बॉन्ड यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है। और यही रीज़न है कि अब ये जो कहना, ये जो स्ट्रक्चर लिखा होता है ना बुक में, ये बिल्कुल गलत है। यही रीज़न है कि हम इस स्ट्रक्चर से सारे केमिकल प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकते। जब आप केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं, आप एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं या आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शंस की बात करते हो तो वो तो अलग ही होगा, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ। तो आप सबसे पहले ये नोट कीजिए कि जो बोराजीन है उसमें बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच 2 टाइप्स की बॉन्ड है, एक पोलर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक p पाई बैक बॉन्डिंग इसमें हो रही है। एक्सटेंट की बात करें तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें ये पोलर बॉन्ड्स है, तो उसके बेसिस पे नाइट्रोजन अभी भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। अभी भी नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। यही रीज़न है कि जब भी आप किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करता है, बोरॉन के पास। और आप जब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा
तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक करता है नाइट्रोजन के पास। इस स्ट्रक्चर से तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है? तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराएंगे वो नाइट्रोजन के पास ही जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन सीधा उसको बोल देता है कि आप आइए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। मैं तो बोरॉन को जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बना रखा था, और वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही कि चलो रिंग बना लेते हैं, प्लेनर रिंग है तो हमारा जो लोन पेयर खाली है उसको थोड़ी देर के लिए आप रख लो और ऐसे डबल बॉन्ड्स बना देते हैं, ऐसे करता है। तो ये जस्ट ना ये वाला जो बॉन्ड है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बॉन्ड है। जबकि आप बेंजीन की बात करो तो बेंजीन में कंप्लीट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहीं पे समझ आ गया है आपको कि जो बेंजीन होता है उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली होता है, जबकि बोराजीन में कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। यहाँ पे टेम्पररी होता है, ये कुछ समय के लिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है। यही रीज़न है कि ये बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, वो थोड़ी देर के लिए देता है जस्ट कि आप रखो। पर जैसे ही उसको कोई नया ग्रुप मिलता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो तुरंत ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है। समझ आया? सेम केस बोरॉन के साथ होता है। बोरॉन के पास आप जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लेके जाएंगे ना तो वो तुरंत ही बोलेगा आप मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, मैं खाली हूँ, मेरा कोई भी जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है वो फील्ड नहीं हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी हूँ, आप आकर के इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकते हो। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में आप समझेंगे जो बहुत ही प्रॉब्लम कर देता है अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेके चले। तो इतनी चीज़ें होप आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहला चीज़ एक चीज़ हमें समझ आ गया कि जो बोरॉन होता है उसके स्ट्रक्चर में डिटेल में अगर हम देखें तो ये बेंजीन के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम, बेंजीन में कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बोराजीन में कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो पहला चीज़ यही लिख लीजिए आप, दोनों में डिफरेंस समझ आते जा रहा है। अभी मैं कंटिन्यू कराऊंगी आपको डिफरेंस में। एक चीज़ ये समझ आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की और बातें करूँ ना तो हम इसके बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट थिंग मैंने क्या कहा, इसमें कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसमें कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज़ प्लेनर तो है, जैसे ये प्लेनर है वैसे ये भी प्लेनर है, दोनों ही प्लेनर है, तो प्लेनर तो दोनों ही है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के दोनों। इसके कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सॉरी, इसके कार्बन इसके भी जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन एक चीज़ और आ जाता है, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बेंजीन ना बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो जो बेंजीन है उसके सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनके बॉन्ड भी इक्वल होते हैं। ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होता है। कितना होता है? 120। लेकिन अब मैं इसके बॉन्ड एंगल्स की बात कर ले, तो बात करें इसकी बॉन्ड एंगल का, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल डिफरेंस होता है। अब क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये बॉन्ड एंगल होता है 117 के आसपास और ये बॉन्ड एंगल होता है 122 के आसपास। 120 तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी डिफरेंस है बेंजीन से। बेंजीन के सारे बॉन्ड एंगल एक जैसा होता है 120, बोराजीन में सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 117 होता है, जबकि ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? 122। अब इसका भी रीज़न क्या है वो भी समझा देते हैं, इससे और इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में। बात करें बॉन्ड एंगल्स की तो उसको ऐसे समझो आप कि यहाँ पे ना कौन सी बॉन्ड बन रहा है? BN बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड्स है। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर दूर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि दूर है ना, यहाँ से कंपेरेटिवली देखिए दूर है और इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता। ये हम पढ़े ऑलरेडी, बेंट रूल में पढ़ते थे ना, लोन पेयर रिपल टू इच अदर, ज़्यादा रिपल करता है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर्स में भी हम देखते थे कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर ही रहता है, यहाँ पे रहता है, तो इनके बीच में गैप ठीक ठाक होता है, तो ज़्यादा ये रिपल्शन नहीं शो करते, ज़्यादा रिपल्शन शो नहीं करते, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है 117 हो जाता है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन है, इधर बोरॉन है, इधर बोरॉन है। अब इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कैसा होगा? बात करें इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के तो टूवर्ड्स नाइट्रोजन यहाँ पे। अब देखिए आप, डिस्टेंस कितना कम हो गया है,
ड्यू टू द लेस डिस्टेंस, दोनों में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, ये तो एक दूसरे को हायर रिपल्शन करता है। अब ज़्यादा रिपल्शन करेगा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इनके जो बीच के बॉन्ड एंगल होते हैं तो हाई रिपल्शन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और 122 डिग्री हो जाता है। तो ये चीज़ें समझ आ गया होगा। तो सेकेंड चीज़ें हमने कंपेयर कर लिया बेंजीन के साथ कि इनका जो बेंजीन का बॉन्ड एंगल होता है वो सारे इक्वल होते हैं, 120 होगा, पर जो बोराजीन है उसके बॉन्ड एंगल 117 एंड 122 होता है, इक्वल नहीं होता। दो चीज़ें समझ आ गई। अब और भी हम कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंपैरिजन है वो है बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ आपको बता दो दोनों का इक्वल होता है। बॉन्ड लेंथ में इतना इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये वाला और ये वाली बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला, ये बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये और ये बॉन्ड लेंथ मतलब BH का जो टर्मिनल BH बॉन्ड है और NH बॉन्ड है वो नॉट इक्वल। अब कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेस पे आप बता सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा खींच के रखेगा हाइड्रोजन को, बोरॉन की कंपेरेटिवली नॉर्मली कम होता है तो वहाँ पे इसका ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। आप मुझे एग्जैक्ट कितना होता है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, अब बॉन्ड लेंथ इसमें कितना होगा। तो इतनी चीज़ें हम समझ लिए। इसके बाद मैं और भी आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि कैसे पता चला था हमको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे ही ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम ऐसे बनाते हैं, पर कैसे पता चला, कैसे मैं बोल पा रही हूँ कि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक। आपको बताओ कि क्यों मैं ऐसे बोल रही थी कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इसे बेंजीन कहना चाहिए, इनऑर्गेनिक बेंजीन या नहीं। वो आपके सामने है, मैं यहाँ पे इसका कंपेयर कराऊंगी बेंजीन के साथ। तो जब बेंजीन के साथ इसकी कंपेयर कराते हैं तो सबसे पहले ना आपको मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और यही रीज़न है कि मैं उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें बोल रही थी कि नाइट्रोजन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर बोरॉन। तो अभी देखते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा गया तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन का और ये है बोराजीन का। तो जो बेंजीन है उसके सारे एटम में इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको शो हुआ। ये जो दिख रहे हो आप, ये सारे एटम्स हैं, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल एटम्स में सेम था, किसके केसेस में, बेंजीन के केस में। तो यही रीज़न है कि बेंजीन जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें हम बोल सकते हैं कि डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स ये कम्प्लीटली शो करता है और इसका नेचर भी एरोमेटिक है, कम्प्लीटली एरोमेटिक इसको बोल सकते हैं। जबकि बोराजीन को पूरा एरोमेटिक कहना बिल्कुल गलत होगा, प्लेनर होता है, रिंग सिस्टम है, सब कुछ फुलफिल हो रहा है, फिर भी हम इसको कंप्लीट एरोमेटिक नहीं कह सकते। इवन आगे आने वाले जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें मैं और इसको क्लियर करूँगी, पर आप इसे एरोमेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम्प्लीटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, कंपेरेटिवली इससे ये ज़्यादा दिख रहा है, ये है नाइट्रोजन एटम, ये क्या है, नाइट्रोजन एटम, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये है बोरॉन एटम जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि पूरा बॉन्ड्स बनने के बाद भी जो नाइट्रोजन है वो ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है इसमें, और जो बोरॉन का साइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियरिटी मिलती है जब आप इसके डिलोकलाइजेशन ऑफ बोराजीन की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करते जाते हैं। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि भले यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि ये इसको डोनेट कर रहा है, ऐसे डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, गलत है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ही ज़्यादा होगी और इसकी कंपैरेटिवली कम होगी। ये चीज़ें यहीं से आपको याद रखनी है। फिर कंपेयर की बात करें तो कंपेयर में सबसे पहला कंपैरिजन मैंने इसी चीज़ को लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल इन ऑल एटम्स, बट इसके केसेस में सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता। सेकेंड चीज़ है CH बॉन्ड्स की बात करें, ये वाली C और H बॉन्ड की बात करें तो सारे CH बॉन्ड इक्वल होता है, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था इसके केस में जो BH बॉन्ड है और NH बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। फिर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स में ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 होना चाहिए, ये भी कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सारे एटम्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है।
तो 120 होना चाहिए एग्जैक्टली पर इसके केसेस में बॉन्ड 120 होता है और इसके केसेस में बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होता। कितना कितना होता है, यहाँ पे वाला जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा ज़्यादा होता है 122 के आसपास डिग्री 9 है ना, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है 117 के आसपास। इतनी चीज़ें समझ आ गया। तो बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल कितना कितना होता है ये भी आप लिख देना कि जो नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन होता है ये थोड़ा कम होता है, ये होता है 117, 122 थोड़ा ज़्यादा होता है, और बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन वाला जो बॉन्ड है वो कम होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था रीज़न, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऐसे तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबका इक्वल होगा, वहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है, पर उसका बॉन्ड ऑर्डर कंपेरेटिवली इससे कम होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, इसका 1.5 से कम होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। इसके जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना ये कंपेरेटिवली वीक होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली वीक होगा। अब वीक होने की वजह से ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। यही रीज़न है कि ये केमिकली लेस स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है और केमिकली ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो टर्म है अपोजिट वाला वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी जब इसकी प्रॉपर्टी और रिएक्शंस की बात करेंगे। तो ये था डिफरेंस बेंजीन एंड बोराजीन में। होप आपको ये समझ आया होगा, साथ ही अब आपकी डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब जब हमने बहुत अच्छे से इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर लिया है तो इसकी प्रॉपर्टी तो अपने आप बन जाएगा, है ना, जब हम इसके रिएक्शंस कराएंगे। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी कंटिन्यू हम बोराजीन बोरॉन के रिलेटेड सारे ही कंपाउंड्स में स्टडी कराऊंगी, साथ ही मेन ग्रुप एलिमेंट्स 13 ग्रुप एलिमेंट्स को पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं।